गुरुदत्त के काम और नाम से हालांकि हम सभी वाकिफ़ हैं, चूँकि एक सदी उनकी हम मना रहे हैं, ये सेंटेनरी सेलिब्रेशंस का साल है और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह उनकी याद में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो जामिया की जानिब से, फिल्म क्लब की जानिब से और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से ये एक छोटी सी पेशकश आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। इसमें हम गुरुदत्त के काम, उनके नाम, उनकी हयात व खिदमात के साथ साथ उनकी मौसीकी पर ख़ास तौर से फोकस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके ज़ौक़ पर पूरा उतरेगा, आपके मेयार पर पूरा उतरेगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा के पी गया। मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। जहां किसी के दुख दर्द में दो आंसू बहाने को बुज़दिली समझा जाता है, जहां जहां झुककर मिलने को कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। प्यासा का ये मशहूर डायलॉग मेरे जीवन दर्शन, मेरे फलसफे और मेरी जिंदगी की कशमकश का सार है, जो शायद आप में से कई लोगों को याद भी होगा। लेकिन ऐसी भी कई बातें हैं जो बहुत ज्यादा लोगों को याद ना होंगी या शायद उनका इल्म भी ना होगा कई लोगों को। तो आज ऐसी ही भूली बिसरी बातें, बहुत अहम बातें और कई बहुत अहम ऐसी बातें जो भुला देने लायक हैं, उनसे आपका तारुफ कराएंगे, परिचय कराएंगे मेरे कुछ ऐसे दोस्त जिनसे मैं कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं शायद जाने की जल्दी में था। लेकिन अगर आप लोग मेरे जैसी जल्दी में न हो तो आप न सिर्फ मेरे इन दोस्तों से मिल सकते हैं, बल्कि उनकी बातों से, उनके गीतों के जरिए आप मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं। मेरे हमदर्द दोस्त हैं दिव्या ओहरी साहिबा, अजय मनकोटिया साहब, नीलम कोहली साहिबा, नवीन आनंद साहब, मतीन अहमद साहब और दानिश इकबाल साहब। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी दुनिया में दोबारा लौटना चाहूंगा।
खुदा हाफिज। मिर्ज़ा गालिब ने गालिबन गुरुदत्त के लिए ही कहा था, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। यानी ये जो ज़िंदगी है, इसका जो दुख है, इसका जो गम है, इसका मौत के अलावा कोई और इलाज नहीं है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। लेकिन अफसोस, जैसा कि अभी खुद गुरुदत्त साहब ने आपको बताया कि वो कुछ जल्दी में थे, और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी की जो शम्मा थी वो गालिब की तरह सहर होने तक जलती न रह सकी, बल्कि एक किस्म के अंदरूनी तूफ़ान के तीसरे थपेड़े से बुझ गई। आप उनकी ज़िंदगी पढ़ेंगे, उनकी सवानें पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि पहले भी वो 2 मरतबा ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुके थे। तीसरी कोशिश आखिरी कोशिश साबित हुई और वो इस दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर, अपनी चंद फिल्में छोड़कर इस दुनिया से चले गए। वो चले तो गए, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहे। वजह ये थी कि उनकी फिल्मों का जो एक मिसमराइजिंग किस्म का माहौल हुआ करता था, वो दिल पर इस तरह से रकम हो जाता था, इस तरह से हमें अपना बना लेता था कि उनके जाने के बावजूद वो आज भी हमारे साथ हैं। उनकी फ़िल्मों के मनाजिर, उनके फ़िल्मों के मुकालमे, उनकी फ़िल्मों की कहानियाँ, उनकी फ़िल्मों के जो धूप और छाँव का माहौल होता था, जिस तरह से वो रोशनियों का इस्तेमाल करते थे, जिस तरह से वो अंधेरों का इस्तेमाल करते थे, जिन बातों को वो अहमियत देते थे, जिस तरह के किरदारों से वो हमको मिलवाते थे, वो आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हिंदुस्तान की ज़्यादातर फिल्में इस तरह की एक्सटर्नल लाइफ दिखाती हैं, बाहरी दुनिया दिखाती हैं कि, लेकिन गुरुदत्त की फिल्में हमारे अंदरून से हमारा परिचय कराती हैं, हमारा तारुफ कराती हैं। अंदरून का मतलब ये कि हमारे जहन के अंदर, हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारी उथल पुथल जारी रहती है, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। अभी जैसे बाहर की दुनिया में देखिए, आपके आसपास सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप में अकेले हैं। तो ये जो अकेलापन है, ये जो बेगानगी का एहसास है, इसका एहसास सबसे पहले गुरुदत्त ने हम सबसे कराया। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो उनके बहुत सारे नगमे हमको याद आते हैं, लेकिन एक नगमा ऐसा है जो हमारे दिल की बात कहता है, और वो नगमा पेश करने जा रही हैं नीलम कोहली साहिबा। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। जी बहुत शुक्रिया नीलम जी, बहुत शुक्रिया। हालांकि गुरुदत्त साहब ने थोड़ा सा तारुफ आपका करा दिया हमारे फ़नकारों से, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं फिर से एक बार तारुफ कराऊँ। मेरे साथ हैं मतीन अहमद साहब, डॉक्टर मतीन अहमद साहब। इनका और गुरुदत्त का एक ख़ास रिश्ता है, और वजह यह है कि ये फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में काम करते थे और गुरुदत्त भी वहाँ काम करते थे। जिस ज़माने में वहाँ प्रभात स्टूडियो हुआ करता था, गुरुदत्त ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से की जहाँ से मतीन साहब ने की। और दूसरा, मतीन साहब का सबसे बड़ा रिश्ता ये है कि गुरुदत्त के जो सिनेमाटोग्राफर थे
मूर्ति साहब जो बहुत मशहूर सिनेमेटोग्राफर थे, आज तक किसी सिनेमेटोग्राफर को उनके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला। तो जिस साल उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, उस साल मतीन साहब को नेशनल अवार्ड मिला था साउंड का। ये तो रिश्ता हुआ मतीन साहब का गुरुदत्त से। हमारे साथ हैं नीलम कोहली साहबा। नीलम कोहली साहबा को हम कहते हैं शी इज़ क्वीन बी ऑफ दिल्ली सिंगर्स। इनके पास दिल्ली के सारे सिंगर्स जो हैं वो इनके भक्त हैं। और शी इज़ क्वीन बी। क्वीन बी वो होती है जिसके पास सारी शहद की मक्खियाँ उसके कंट्रोल में होती हैं। लुत्फ नाम का एक बहुत अहम ग्रुप म्यूजिशियंस का, सिंगर्स का नीलम जी चलाती हैं। नीलम जी के साथ हैं दिव्या ओहरी। दिव्या ओहरी बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। दिव्य ज्योति नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन आप चलाती हैं। वीएम आनंद साहब, उन पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये इंजीनियरिंग फैकल्टी का प्रोग्राम है। इन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की और बेहतरीन स्टूडेंट थे अपने ज़माने के। इसके साथ साथ इन्होंने आईआईएम से भी अपना कोर्स किया। एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं और उसके साथ साथ इनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अजय मनकोटिया साहब सिविल सर्वेंट हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, बेहतरीन इंसान हैं और बेहतरीन सिंगर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमारे साथ हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। हम उम्मीद करते हैं कि इन सब की मदद से और आप सब की मदद से हम माजी के रास्तों पर, अतीत की पगडंडियों पर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, उस दौर को याद करेंगे और बहुत सारी बातें गुरुदत्त की करेंगे। बहुत सारे गाने हम पेश करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं। आज की महफिल में कम से कम 18-19 गाने, बहुत खूबसूरत गाने आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। तो चलिए वापस जाते हैं, 100 साल पहले वापस जाते हैं, यानी 9 जुलाई 1925 को जब गुरुदत्त पैदा हुए तो उस वक्त हमारी जो आज़ादी की जंग थी वो ज़ोरों पर थी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से यहाँ आ चुके थे और पूरी शिद्दत से वो आज़ादी की जंग की शुरुआत कर चुके थे। उस ज़माने में एक छोटी सी कमसिन सी 16 साल की माँ जिनका नाम था वासंती पादुकोण, आजकल एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं जिनका यही नाम है क्योंकि वो भी उसी इलाके की रहने वाली हैं जहाँ की वासंती पादुकोण थी। तो वासंती पादुकोण छोटे से 1-2 महीने के गुरुदत्त को गोद में लेके महात्मा गांधी की मीटिंग में गईं और वहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी की बातें सुनी और उन्हें लगा उन्हें सब कुछ छोड़ के आज़ादी की जंग में कूद पड़ना चाहिए। वासंती पादुकोण ने वहाँ से वापस आने के बाद महात्मा गांधी को एक ख़त लिखा और कहा कि मैं आज़ादी की लड़ाई में आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, अपना योगदान देना चाहती हूँ। महात्मा गांधी, आप सोचिए कितने मसरूफ़ आदमी थे। उस ज़माने में ईमेल नहीं था, उस ज़माने में एसएमएस नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन वो कितने बड़े आदमी थे कि वो हर इंसान का ख़त पढ़ते थे और ख़ुद जवाब देते थे। आप समझ सकते हैं उनकी अज़मत का एहसास आपको हो सकता है। उन्होंने वासंती पादुकोण को जवाब लिखा, उन्हें कहा नहीं बेटा, तुम्हारा फ़र्ज़ इस वक्त अपने बच्चे का पालन पोषण करना है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरुदत्त को गुरुदत्त बनाने में उनके वालिदैन के साथ साथ महात्मा गांधी और हमारी जंग आज़ादी का भी एक ख़ास किस्म का योगदान था। वासंती पादुकोण, उनके ख़ानदान में एक तरह का श्राप था, एक तरह का कर्ज चला रहा था। वो ये था कि उन्होंने जो उनका पारिवारिक जीवन था, उन्होंने देखा कि उनके वालिदैन, यानी कि आप ये समझिए कि गुरुदत्त के दादा दादी, उनका जो उनका ख़ानदानी ज़िंदगी थी, खानगी ज़िंदगी थी, शादीशुदा ज़िंदगी थी, वो बहुत हैप्पी ज़िंदगी नहीं थी, उसमें झगड़े रहते थे। वासंती पादुकोण की ज़िंदगी में भी ये कर्ज रहा और बाद में बदकिस्मती से उन्होंने अपने बेटे की ज़िंदगी में यही कर्ज देखा और झेला। उनके शौहर यानी कि गुरुदत्त के जो वालिद थे
वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत टैलेंटेड आदमी थे और यही वजह है कि काफ़ी इगोइस्ट भी थे। और उस ज़माने के उन्होंने बहुत सारी नौकरियां की, लेकिन पहली फुर्सत में नाराज़ हो जाते थे और जैसे कैकई जो हैं कोप भवन में जाके लेट गई थी, ऐसे नाराज़ हो जाते थे और जाके घर पे बैठ जाते थे। अब सोचिए कि घर को चलाने की जिम्मेदारी 16-17 साल की वासंती, एक कम उम्र माँ की होती थी। वो कैसे अपने घर को चलाती थी, उसने कैसे गुरुदत्त को पाला, कैसे गुरुदत्त के भाई बहनों को पाला, ये एक सवालिया निशान है। मैं चाहूँगा अजय मनकोटिया साहब से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि ये जो वासंती पादुकोण की ज़िंदगी का क्राइसिस था कि उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उस ज़माने में पहली वर्ल्ड वार हो चुकी थी, दूसरी वर्ल्ड वार होनी वाली थी, उसकी तैयारियां जारी थी, इकनॉमी की हालत बहुत बुरी थी, अंग्रेज़ों का मैनेजमेंट बहुत बुरा था और वासंती के पास कुछ भी नहीं था। तो मैं पूछना चाहूँगा कि गुरुदत्त की ही फिल्मों से कौन सा गाना आपको याद आता है जो इस सिचुएशन को दर्शा सके, दिखा सके, इलस्ट्रेट कर सके? इनकी फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेस 55 जी, उसका एक गाना मैं पेश कर रहा हूँ। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। आहे मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। आँख में आंसू न थे और जल रहा था दिल जिगर, रो रही थी हसरतें, चुपचाप था मैं बेखबर। कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था। कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था। टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, टुकड़े टुकड़े हाँ जी, टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता, किसको इतना होश था। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। हाय मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। जी बहुत शुक्रिया अजय मनकोटिया साहब। तो आप ये समझिए कि शौहर के बेरोजगार हो जाने के बाद वासंती पादुकोण के पास और कोई रास्ता नहीं था। उस जमाने में क्या होता था, जब लोग बहुत परेशान हो जाते थे तो वो रिश्तेदारों में चले जाते थे, मेहमानदारी में चले जाते थे। और मेहमान एक हफ्ते के लिए नहीं आते थे, 2 दिन के लिए नहीं आते थे जैसे आजकल आते हैं, वो महीना भर के लिए आते थे। तो वासंती ने अपने छोटे छोटे बच्चों को लिया, मैंगलोर में रहती थी उस ज़माने में, वहाँ से बेंगलोर चली गई, वहाँ से मुंबई चली गई, फिर हैदराबाद चली गई, फिर सिकंदराबाद चली गई, उसके बाद होते होते वो कलकत्ता पहुँच गई। तो आप ये समझिए, ये जो हमारा शहर है दिल्ली, इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों शहर देख लिए। गुरुदत्त, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि गुरुदत्त की जो ज़िंदगी है, उनका जो एक्सपोजर है, वो एक तरह का पैन इंडियन एक्सपोजर उनको मिला। और जब वो बंगाल पहुँचे तो वहाँ पे उनके मामा थे जिनका नाम था बीबी बेनेगल। बीबी बेनेगल जो हैं एम.एफ. हुसैन की तरह के एक आर्टिस्ट थे जो फिल्मों की होर्डिंग्स बनाते थे। उन्हीं होर्डिंग्स से गुरुदत्त का पहली मर्तबा फिल्मों से तारुफ हुआ। बीबी बेनेगल साहब की एक तस्वीर थी जिसमें एक आदमी अपने जिस्म पर सांप लपेटे हुए खड़ा था। गुरुदत्त जब 7-8 साल के थे तो उन्होंने एक चादर को लपेटा
और कुछ डांस किया। उससे ख़ानदान वालों को मालूम हुआ कि इस बच्चे में डांस का टैलेंट पाया जाता है, और इसी टैलेंट की वजह से वो बाद में उदय शंकर के डांस इंस्टीट्यूट जा पहुँचे। उदय शंकर के डांस इंस्टीट्यूट में उस ज़माने में हमारे उस्ताद अकबर अली ख़ां हुआ करते थे, अलाउद्दीन अली ख़ां हुआ करते थे, सुमित्रा नंदन पंत वहाँ पे हिंदी पढ़ाते थे, और उदय शंकर वहाँ पे डांस सिखाते थे। उस ज़माने में वहाँ वो पहुँचे तो मोहन सहगल वहाँ पे उनको मिले और उनको रहमान मिले, और इनसे उनकी ज़िंदगी भर की दोस्ती हो गई। और बाद में ये वहाँ से होते होते ये बंगलोर वहाँ पे पुणे जा पहुँचे, और पुणे में ये जो दोस्त थे देवानंद और हमारे गुरुदत्त, ये लोग मिल के घूमने जाते थे, शहर को घूमने जाते थे, देखने जाते थे, और वहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा। जो कपड़े धो रहे हैं उनकी तस्वीरें ली, और जो मालिश करने वाले थे उनकी भी तस्वीरें ली। बाद में यही मंजर उनकी फिल्मों में हमको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने सिंगर साथियों से पूछना चाहूँगा कि ये जो गुरुदत्त की ज़िंदगी का दौर है, जिसमें उन्होंने मालिश वालों को करीब से देखा, उनके फ़ोटो खींचे, उन्होंने जो जूता गाटने वाले लोग थे उनको देखा, और ख़ास तौर से एक गाना जो कि अमर गीत हम उसे कहते हैं, जो बाद में जॉनी वॉकर के ऊपर पिक्चराइज किया गया। मैं समझता हूँ कि ये गाना उसी दौर की देन है, जो गुरुदत्त इंस्पायर हुए और बाद में उन्होंने फिल्मों में इस्तेमाल किया। जी। मालिश, तेल मालिश। सर तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। सर तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश, तेल मालिश। जी, बहुत शुक्रिया। अब आप समझ सकते हैं कि नवीन आनंद साहब कितने टैलेंटेड आदमी हैं। बिल्कुल वही दौर याद दिला दिया इन्होंने, जॉनी वॉकर का अंदाज़ याद दिला दिया। हम लोग बात कर रहे थे प्रभात स्टूडियो की, जो पुणे में था और जहाँ पे गुरुदत्त नौकरी करते थे। गुरुदत्त ने एक फिल्म में काम किया और वो फिल्म हिट हो गई। नतीजे में क्या हुआ कि उनकी तनख्वाह बढ़ा के 350 रुपये कर दी गई। ये बहुत बड़ा प्रिंसली अमाउंट होता था उस ज़माने में। एवरेज आदमी की तनख्वाह उस ज़माने में 50 रुपये 60 रुपये होती थी। तो उनके वालिदैन ने, घर वालों ने सोचा कि अब लड़का कमाने लगा है, इसकी फ़ौरन शादी कर देनी चाहिए। तो स्वर्णा नाम की एक लड़की को ढूंढा गया, जो कि हैदराबाद की रहने वाली थी, और इनकी फैमिली गुरुदत्त को वहाँ लेके गई। लड़का लड़की दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, और उसके बाद जो है उनकी शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई तो गुरुदत्त को कुछ याद आया। उन्होंने अपने ससुर को ख़त लिखा और कहा कि जिस ज़माने में मैं उदय शंकर के स्कूल में था, तो वहाँ पे एक कथक आर्टिस्ट थी, उनका नाम विजया था। वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। कुछ आप गलत मत समझिएगा, मैं इसलिए आपको बता देना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन गुरुदत्त के जो ससुर थे, उन्होंने कहा मैं तो पहले ही जानता था फिल्म वाले ऐसे ही होते हैं। उन्होंने वो शादी कैंसिल कर दी और गुरुदत्त का दिल टूट गया। मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने सिंगर साथियों से कि गुरुदत्त की ज़िंदगी का ये जो मोड़ है कि उनकी शादी होने वाली थी, होते होते न हो पाई, इस पर उन्हीं की फिल्मों का कौन सा गाना आपको याद आता है? चौधरी का चांद जी, मिली खाक में मोहब्बत। जी ज़रूर। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना।
हकीकत वही बन गई फसाना। खाक है मोहब्बत जला दिल का आशियाना। ये बहार कैसी आई जो खिज़ां को साथ लाई। ये बहार कैसी आई जो खिज़ां को साथ लाई। मैं कहाँ रहूं चमन में मेरा लुट गया ठिकाना। मेरे खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना। मेरे खाक में मोहब्बत जला दिल का आशियाना। जी, अजय मनकोटिया साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। और अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मतीन साहब की मदद से गुरुदत्त की जो फिल्में हैं उसके जो तकनीकी पहलू हैं, उसकी जो उसके अंदर जो हुस्न है, उसके अंदर जो सोज व गुदास पाया जाता है, उसके बारे में डॉक्टर मतीन कुछ रोशनी डालें। जैसा कि दानिश इकबाल साहब ने पहले ही कहा कि मेरा और गुरुदत्त का इनडायरेक्ट कनेक्शन था। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था और उसी स्टूडियो में, जिस स्टूडियो से गुरुदत्त ने अपना काम शुरू किया था, 4 साल रोज़ उस स्टूडियो में जाके काम किया करता था, अपनी फिल्में बनाया करता था एज एन स्टूडेंट। और फिर बाद में FTI में दोबारा मैं एज ए टीचर भी गया। तो जब मैं गुरुदत्त को गौर से और बहुत ही उनके आर्ट को परखने की कोशिश कर रहा था, तो हिंदुस्तानी सिनेमा की जर्नी माइथोलॉजी से होती हुई जब धीरे धीरे आगे बढ़ी थी, तो आगे बढ़ने के बाद उसमें पारसी थिएटर का रंग आया और डायलॉग बेस्ड कहानियाँ कही जाने लगी थी। गुरुदत्त ने पहली दफ़े आके सिनेमा को वेस्टर्न स्टाइल में कंसीव करना शुरू किया और जो वेस्ट के बहुत सारे मूवमेंट्स थे, सिनेमेटिक मूवमेंट्स थे, जिनमें एक्सप्रेशनिज्म या नोआ फिल्म और भी दूसरी सारी चीज़ें जो थी, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके गुरुदत्त ने पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर बनाई जिसका नाम था बाजी। और इस बाजी में उन्होंने सिनेमेटिक मेटाफर यूज़ किया, लाइट एंड डार्कनेस को इतनी खूबी से इस्तेमाल किया कि एक अजीब सा इमोशन उस फिल्म में आया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो एक्ट्रेस के उस तरफ एक लाइट यूज़ किया गया है, जिसे हम रेम्ब्रांड लाइटिंग कहते हैं, जिसका भरपूर यूज़ किया ब्यूटी को, इमोशन को और दूसरे एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने जो शॉट टेकिंग का स्टाइल था, जिसमें मैक्सिमम क्लोजअप्स एंड आईज की जो मूवमेंट है एंड आईज की प्लेसिंग ऑफ द फ्रेम है, ये इतना ही ब्यूटीफुल तरीके से किया कि इसके पहले इंडियन सिनेमा में दूसरे फिल्म मेकर्स ने इतना पावरफुल तरीके से यूज़ नहीं किया था। और ख़ासकर जिस तरीके से इन्होंने शहरी सब्जेक्ट को इसमें इनकॉर्पोरेट किया, शहर की ही चीज़ों को रखा और रखने के बाद उसकी जो प्रेजेंटेशन और उसके साथ साथ जो स्टोरी की लेयरिंग, फोरग्राउंड में स्टोरी कुछ कही जा रही है, बैकग्राउंड में उसकी मीनिंग कुछ आ रही है, आप ऑडियंस इमोशनली उससे कनेक्ट हो रही है, इसका बेहिसाब शानदार एग्जाम्पल गुरुदत्त की फिल्में हैं। इनिशियल फिल्म में उनकी बाजी, जाल, बाज एक और शानदार फिल्म है जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसका जो शॉट टेकिंग एंड स्टूडियो से बाहर निकल के लोग रियल स्पेस को शूट करना
और उसके रियलिज्म को अचीव करना, ये बड़ा ही कमाल उनका एक आर्ट था। और उन्होंने कभी भी हिंदी सिनेमा को जस्ट एंटरटेनमेंट की नज़र से नहीं देखा, बल्कि हमेशा उन्होंने सिनेमा को एक आर्ट की नज़र से देखा। और उनकी जो दिली ख्वाहिश थी कि सिनेमा आर्ट का ही रिप्रेजेंटेशन रहा है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। हमारी आगे भी आपसे बात होगी। अब मैं दानिश साहब से कहूँगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं। जी जी जी। जैसा कि मतीन साहब ने आपको बताया, गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी के बारे में बताया, तो इसके बारे में एक छोटा सा किस्सा ये है। जैसे मैं आपको याद होगा कि हमने बताया कि जिस दौर में वो पुणे में थे, तो उनके साथ रहमान होते थे, उनके साथ देवानंद होते थे। और देवानंद को मालूम था उस ज़माने में कि वो एक दिन बहुत बड़े एक्टर बनेंगे, हीरो बनेंगे। गुरुदत्त को भी मालूम था कि एक दिन बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। तो इन लोगों ने एक दूसरे से वादा किया कि अगर मैं पहले कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें एज डायरेक्टर लूँगा। उन्होंने कहा अगर मैं पहले एज डायरेक्टर बन गया, एक बड़ा डायरेक्टर हो गया, तो मैं तुम्हें हीरो लूँगा। अब इत्तेफाक ये कि देवानंद कामयाब हो गए और उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर नवकेतन नाम का एक प्रोडक्शन हाउस खोला और गुरुदत्त को उनकी पहली फिल्म बाजी ऑफर की। गुरुदत्त बिल्कुल नए थे, लेकिन आपने देखा इस फिल्म में क्या मास्टरी है उनकी, कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस फिल्म को कंसीव किया, कैसे शूट किया। एस.डी. बर्मन उनके बचपन के वो थे जिसके वो भक्त हुआ करते थे, बहुत पसंद करते थे, उनको लिया गया। साहिल लुधियानवी को लिया गया। इस फिल्म में एस.डी. बर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट था कि एक गज़ल को पहली मर्तबा वेस्टर्न स्टाइल में कंपोज किया गया और इसको लेके वो काफ़ी थोड़े से चिंतित थे, परेशान थे। एस.डी. बर्मन जब परेशान हो जाते थे तो मछली के शिकार के लिए निकल जाते थे। तो ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी और एस.डी. बर्मन परेशान थे, तो अपना शिकार का सामान लिया और समंदर के किनारे चले गए शिकार खेलने के लिए। वहाँ बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे और इन्हें लगा अगर ऐसे ही शोर मचाते रहे तो मछली तो नहीं हाथ नहीं आएगी। तो एस.डी. बर्मन बच्चों को डांटने के लिए गए समंदर के बिल्कुल पानी के पास और वहाँ डांटते डांटते खुश हो गए और बच्चों के सर पे हाथ फेर के आए। और उसकी वजह ये थी कि बच्चे जो गाना गा रहे थे उससे उन्हें मालूम हो गया कि वो फिल्म हिट हो चुकी है। वो बच्चे कौन सा गाना गा रहे थे आपको बताएंगी दिव्या ओहरे। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्ज़ाम उठा ले, इल्ज़ाम उठा ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाग लगा ले, लगा ले, दाग लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले। अपने पे भरोसा है तो ये दाग लगा ले, लगा ले, दाग लगा ले। हे 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 हे। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश इस खूबसूरत गाने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे उनकी पहली फिल्म बाजी की, जिसका ये गाना अभी आपने सुना। दूसरी फिल्म उनकी बाज थी,
तीसरी फिल्म उनकी एक अहम फिल्म है जिसका नाम था जाल। जाल फिल्म से मुतालिक बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि इस फिल्म के दौरान राज खोसला उस ज़माने में वो सिंगर बनने के लिए मोहम्मद रफ़ी से इंस्पायर्ड थे। सिंगर बनने के लिए वो मुंबई आए और काम की तलाश में गुरुदत्त के पास पहुँचे और उनसे कहा कि मैं गाना गाना चाहता हूँ। गुरुदत्त ने कहा कि अभी गाने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन तुम और क्या काम कर सकते हो, कुछ फिल्मों के बारे में जानते हो, क्या फिल्म में काम करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, हमें तो काम की तलाश है, जो मिल जाए हम करेंगे। तो उन्होंने कहा उर्दू आती है तुम्हें? उन्होंने कहा उर्दू आती है। कहा हिंदी आती है? उन्होंने कहा हिंदी आती है। अब उन्हें हिंदी आती नहीं थी। राज खोसला आए थे पंजाब से जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती थी, उर्दू बहुत अच्छी जानते थे, साहिल लुधियानवी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन कह दिया हिंदी आती है। तो 4-5 दिन एज असिस्टेंट काम करते रहे। 4-5 दिन के बाद एक दिन गुरुदत्त ने कहा आइए कुछ डायलॉग नोट कीजिए। तो डायलॉग लिखाने शुरू किए और देखा कि इनको तो अल्फ़ाबेट लिखना भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी बेचारे कोशिश कर रहे थे। तो गुरुदत्त ने हंस के पूछा कि हिंदी सीखना कब शुरू की? तो राज खोसला ने कहा जिस दिन आपसे झूठ बोला था। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगे और एक दिन बहुत अच्छी सीख जाओगे। ये पेशिनगोई सब साबित हुई, सही साबित हुई। वो न सिर्फ हिंदी सीख गए बल्कि बहुत बड़े डायरेक्टर बने। आपको याद है उनकी फिल्म वो कौन थी, मेरा गांव मेरा देश, बहुत बेहतरीन फिल्मों का उन्होंने योगदान दिया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। लेकिन इस फिल्म में उनसे एक गाने के लिए कहा गया और उन्होंने वो गाना गाया, लेकिन बाद में जो कंपोज़र थे उनको वो गाना पसंद नहीं आया और बाद में फिर वो हेमंत कुमार की आवाज़ में वो गाना पेश किया गया। मुझे मालूम है कि वो गाना आपका भी फेवरेट गाना है, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो उस गाने को पसंद करते हैं। एक बार फिर मैं मदद के लिए आवाज़ देना चाहूँगा अपने साथी सिंगर्स को कि फिल्म जाल का वो मशहूर शाहकार गाना जो राज खोसला की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बाद में हेमंत कुमार की आवाज़ में आपने उसे सुना। और जब नया मिलेनियम शुरू हो रहा था तो एक सर्वे में इस गाने को बेहतरीन नंबर 1 हिंदी गाना भी तस्लीम किया गया। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। की शाखों पे सोई, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बाहर की, फिर कभी न आएगी। तो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। दास्तां दास्तां जी बहुत शुक्रिया नवीन आनंद साहब। तो ये जो पहली 3 फिल्में थीं इसके दौरान मजरू सुल्तानपुरी, ओपी नैयर, साहिल लुधियानवी जैसे जितने भी अहम लोग हैं जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि गुरुदत्त
का जो अंदाज़ है, ख़ासतौर से फिल्म सॉन्ग्स को पिक्चराइज करने का, वो एक बहुत अलग अंदाज़ है जो इससे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। तो एक बार फिर से मैं मतीन साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि जो उनके फिल्मी गानों का जो स्टाइल था उसके बारे में कुछ आप रोशनी डालें। गुरुदत्त साहब ने फिल्मी गानों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए उसका शॉट टेकिंग जो है उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्लोजअप का बेहिसाब यूज़ किया और साथ ही जो ट्रैक शॉट्स हुआ करते थे जिससे कि हम कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करते थे या किसी इनर टर्मोइल या फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो ट्रैकिंग होती थी उसको बिल्कुल नए तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और उसमें लगाया कि एक्टरों को ये समझाया कि एक्टिंग जो है उसका 80% आंखों से होगा एंड रेस्ट रिमेनिंग आप अपनी बॉडी से यूज़ करके एक्टिंग कर सकते हो। इसलिए उन्होंने मैक्सिमम फिल्मों में क्लोजअप एंड मिड शॉट के थ्रू सिनेमा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। लॉन्ग शॉट वो तभी लेते थे जब उनको स्पेसेस को एस्टेब्लिश करना होता था कि ये पूरी जो बातें हो रही हैं वो दरअसल कहाँ हो रही हैं और उन स्पेसेस से इन कैरेक्टर का क्या कनेक्शन है, साथ ही साथ वो कनेक्शन और इन एक्टर्स के बीच के जो इमोशनल कनेक्ट है उसके लिए वो बहुत सारा काम किया करते थे। एक वर्ड फिल्म मेकिंग में बहुत पॉपुलर सा वर्ड है और उसे मेजॉन सीन कहते हैं, जिस मेजॉन सीन में एक एक फ्रेम में एक एक एलिमेंट जो आपको नजर आता है वो सब प्लान्ड होता है और प्लान्ड होने के बाद उसका एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन कैरेक्टर से होना चाहिए। गुरुदत्त ने कभी भी किसी भी फ्रेम को अनवांटेड या अननेसेसरी किसी ऐसे एलिमेंट को उस फ्रेम में नहीं दिखाया जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टोरी से सॉन्ग से या किसी भी और तरह से इन सिस्टम से कनेक्टेड ना हो। ये अपने आप में इतना जबरदस्त आर्ट डायरेक्शन एंड प्लानिंग का काम है जो बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है और खासकर वो 50s का और 60s का सिनेमा जो है उस सिनेमा में गुरुदत्त का ये रोल और ये वर्क अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब दानिश साहब फिर से कोई स्टोरी गुरुदत्त साहब की। जी, तो जैसा कि आपको मतीन साहब ने बताया, चौथी फिल्म उनकी बहुत अहम फिल्म आर पार इस हिसाब से है कि इसके सभी गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए गए और दिव्या की मौजूदगी का फ़ायदा उठा के मैं चाहूँगा कि इस फिल्म का एक बहुत मशहूर गाना जो आप सबका पसंदीदा गाना है वो यहाँ पे एक बार फिर से पेश किया जाए। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के ज़माने में देखिए ये होता है कि अगर किसी की कोई फिल्म हिट हो जाए तो वो चाहते हैं कि उसी अंदाज की दूसरी फिल्म आ जाए, बल्कि दूसरे लोग भी चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही फिल्में बनने लगें। लेकिन गुरुदत्त हमेशा ये चाहते थे कि उनकी अगली फिल्म जो पिछली फिल्म से अलग हो, मुख्तलिफ हो, और यही वजह है कि उन्होंने अगली फिल्म बनाई मिस्टर एंड मिसेस
55। ये एक कॉमिक फिल्म थी और इसके लिए वो चाहते थे किसी बहुत बड़े हीरो को लेना, क्योंकि ये तय हो गया था कि वो मधुबाला को लेना चाहते हैं और मधुबाला एक नए डायरेक्टर के साथ काम करेंगी, इस पे भी उन्हें डाउट था। लेकिन मधुबाला के जो वालिद थे अताउल्ला खान साहब, उनकी दोस्ती थी गुरु स्वामी साहब के साथ, जो गुरुदत्त के साथ काम करते थे। और जब ये लोग दिल्ली से मुंबई आए थे और इनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो गुरु स्वामी साहब ने उनके रहने का इंतज़ाम किया था। उस ज़माने के लोग पुराने एहसानात को हमेशा याद रखते थे। तो जब पता चला कि गुरुदत्त के साथ काम करना है तो उनके वालिद ने कहा जी हाँ ज़रूर काम करेंगी। अच्छा, जो मधुबाला थी वो बहुत अंग्रेज़ी मिजाज की एक्ट्रेस थी। अंग्रेज़ी मिजाज का मतलब ये है कि टाइम की बहुत पाबंद थी, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच जाती थी। 5 बजे उनकी शूटिंग ख़त्म हो जाती थी। लेकिन गुरुदत्त के साथ काम करते हुए कई बार बहुत लेट हो गई, उसके बावजूद उन्होंने हंसी खुशी बहुत मेहनत के साथ इस फिल्म में कंट्रीब्यूट किया। ये फिल्म एक कॉमिक फिल्म थी। आज के स्टैंडर्ड से हम देखें तो ये जो वीमेंस लिब या फेमिनिज्म के ख़िलाफ़ कही जाएगी, क्योंकि उस ज़माने में वो दिखाना चाहते थे कि ये जो नया मिजाज है, नई दुनिया है, नई सोच है, ये ठीक नहीं है। और इस फिल्म के आखिर में जो हीरोइन है वो भारतीय सभ्यता की गोद में फिर से वापस आ जाती है। तो देखा जाए जितनी प्रोग्रेसिव कहानियाँ उनकी सारी फिल्मों में हैं, ये उतनी प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली अबरार अलवी के एक स्टेज प्ले पे बेस्ड थी और इसमें वो वाला अंदाज तो नहीं आ पाया। लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। और इसके अंदर एक और ख़ास बात थी कि गुरुदत्त ने जो छोटे किरदार होते हैं, साइड के किरदार होते हैं, उनको बहुत तवज्जो दी और एक ख़ास स्टाइल उन्होंने फिल्म मेकिंग का पैदा किया। नवीन आनंद की मदद से मैं चाहूँगा कि इस फिल्म का एक मशहूर गाना है, नवीन आनंद क्या, ये एक डुएट है बेसिकली जो इस फिल्म का है, और मैं चाहूँगा कि आपकी मदद से हम दोबारा उस दौर में जाएं और मिस्टर एंड मिसेस 55 के उस गाने को याद करें अजय और दिव्या की मदद से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया। कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा ना जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अजय जी, हम चाहेंगे कि आप यहीं रहें, क्योंकि अब यहीं रहें, क्योंकि अगला गाना भी आप ही का है, दिव्या का, और वो गाना CID का होने वाला है। तो CID के बारे में मुख्तसर ये कहना है कि इन फिल्मों की कामयाबी के बाद गुरुदत्त ने राज खोसला से कहा कि राज मेरे लिए एक थ्रिलर फिल्म बनाओ, और ये थ्रिलर फिल्म थी CID।
इस सीआईडी फिल्म में देवानंद थे और उनके बेहतरीन गाने थे। एक गाना जो इस फिल्म का बहुत मशहूर है, आप सबका पसंदीदा है, मैं चाहूँगा कि अजय उस गाने को आपकी खिदमत में पेश करें। इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में तुम्हारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आँखों ही आँखों में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीआईडी की कामयाबी ने गुरुदत्त को बड़ा आदमी बना दिया। बड़ा आदमी का मतलब, बड़े आदमी तो वो पहले भी थे, पैसे वाला आदमी बना दिया। अब उनके पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो जो कहानी उनके पास हमेशा से थी, 1947 में पार्टीशन के बाद के बुरे हालात में उन्होंने अपने एक कमरे के घर में बैठ के एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था कश्मकश, और बाद में ये फिल्म प्यासा के नाम से बनी। और ये एक मास्टरपीस फिल्म है। जब भी हिंदुस्तान की 10 टॉप मोस्ट फिल्मों की लिस्ट बनाई जाएगी उसमें ये फिल्म आएगी। जब भी दुनिया की टॉप मोस्ट 100 फिल्मों की लिस्ट बनाई जाएगी ये फिल्म उसमें ज़रूर आएगी। मतीन साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहिए। जी मतीन साहब इस फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे, फिर इसका एक बहुत मशहूर नगमा हम अपने साथियों की मदद से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अभी तक आपने जितनी फिल्मों का जिक्र सुना या जो उनके शॉट्स और जो उनके साथ रिलेटेड इंसिडेंट्स सुने, ये गुरुदत्त का क्रिएशन तो है, लेकिन जो असल गुरुदत्त का क्रिएशन है जिसके लिए गुरुदत्त बेचैन थे वो अब शुरू हो रहा है। इसके पहले जो चीज़ें थी उसके लिए या तो कभी कमर्शियल या कभी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से या कभी किसी के और कंपल्शन में सारी फिल्में बनाई गई थी जिसमें गुरुदत्त ने अपना आर्टिस्टिक अप्रोच नहीं छोड़ा था। लेकिन जिस फिल्म को गुरुदत्त दिल से बनाना चाहते थे, इवन डे वन से जब वो फिल्म में आए थे तब से बनाना चाहते थे, वो फिल्म प्यासा थी। और प्यासा के बारे में अभी दानिश साहब ने कहा कि इसका जो इनिशियल टाइटल था, शुरू का टाइटल था, वो कश्मकश था। प्यासा फिल्म सिनेमाटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको हम सिनेमैटिक ग्रामर को फोरग्राउंड में रख के देखें तो ये वर्ल्ड सिनेमा के वो सारे पैरामीटर्स को पूरा करती है, स्टोरी से लेकर उसकी स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन, इवन सॉन्ग्स एंड आर्ट डायरेक्शन, एक्टिंग, एवरी फील्ड जो सिनेमा की होती है उसमें प्यासा ने अपने आप का जो सिग्नेचर है वो वर्ल्ड सिनेमा में रखा है। इसकी कहानी एक फेल्ड पोएट की है जो दानिश साहब और डिटेल से उसके बारे में बताएंगे। मैं इसका टेक्निकल एस्पेक्ट बताता हूँ कि उसने गुरुदत्त साहब ने हमेशा उस पोएट का टर्मोइल और जो दूसरे इनर जो थॉट प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, पेपर्स का, विंड का, आउटडोर सिचुएशन का, रिवर का, बोट का, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो मेटाफोरिकल स्टेज में ले जाकर या मेटाफोरिकली उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एंड एट द एंड जो सिनेमा का आखिरी सीन है जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सीन है, जिस सीन के वजह कर ये अगर मैं कहूँ कि ये सिनेमा हमेशा सिनेमा गोयर्स के माइंड में रह गई, वो जस्ट ये था कि शुरू से डिप्रेशन थी इस फिल्म में,
सफरिंग थी, लेकिन लास्ट का एक डायलॉग है जो अपने आप में बड़ा यूनिक सा डायलॉग है। गुरुदत्त कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के दुनिया से जा रहा हूँ, और इसके बाद एक्ट्रेस का जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो ये समझती है कि सब कुछ मीन्स मैं भी, लेकिन आखिरी पॉज के बाद वो घूम कर ये कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। ये अपने आप में उस वक्त के सिनेमा गोयर के लिए और साथ ही साथ आज की फिल्म देखने वालों के लिए भी एक कमाल की चीज़ है कि जिस वक्त से ये फिल्म शुरू हुई, यानी फर्स्ट शॉट से लेकर उस टाइम तक सफरिंग ही सफरिंग है, कहीं पर कुछ ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन लास्ट का वो जो फेज़ है वो फेज़ इतना हैप्पीएस्ट मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है कि पूरी फिल्म अपने आप में ही एक डिफरेंट मीनिंग को रिप्रेजेंट करने लगती है। तो अब इसके बारे में दानिश साहब आगे। जी जी जी, जैसे कि मतीन साहब ने आपको बताया कि ये फिल्म एक कॉन्फ्लिक्ट को पेश करती है कि हर इंसान के अंदर जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज़ होती हैं उनका टकराव होता है मटेरियलिस्टिक सेल्फिशनेस के साथ। और गुरुदत्त देख रहे थे कि आज़ादी से बिल्कुल पहले हमारे कुछ आइडियल्स थे, और आज़ादी मिलते के साथ ही मार काट खून खराबा शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा खुदगर्जी समाज में आ गई। तो जो आइडियलिज्म था उसको वो टूटते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे, और इसी का रिफ्लेक्शन विजय का किरदार है। और विजय जो है उसके अंदर आर्टिस्टिक कैपेसिटीज़ हैं, सेंसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कोई उसकी चीज़ छापना नहीं चाहता, कोई उसकी जो शायरी है उसका कदर नहीं करना चाहता। और फिर जब लोगों को मालूम होता है कि वो मर चुका है, उसके बाद लोग अचानक जो है उसमें दिलचस्पी लेने लगते हैं, क्योंकि गुलाब नाम की जो उनकी दोस्त थी जिन्होंने एक तवाइफ का किरदार किया, उन्होंने अपनी सारी बचत लगा के उनका कलेक्शन छपवाया। तो उस दौर में जो समाज में बढ़ता हुआ भौतिकतावाद था, इस रुझान को विजय का किरदार एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ये फिल्म इतनी बड़ी फिल्म है कि इसके बारे में हम कुछ भी कहें तो हम छोटे हो जाते हैं और फिल्म को छू भी नहीं पाते हैं। लेकिन चलिए, इसके 2 गाने, इसके सभी सारे गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक गाना मैं चाहूँगा कि नवीन और दिव्या की मदद से आपकी खिदमत में हम लोग पेश करें। उसके बाद हम उस गाने को पेश करेंगे जिसकी वजह से ये फिल्म जानी जाती है। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हा 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 हा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो प्यासा की कामयाबी ने गुरुदत्त को शोहरत और इज्जत के आसमान पर पहुंचा दिया,
और गुरुदत्त को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस ज़माने के सबसे बड़े डायरेक्टर, सबसे कामयाब डायरेक्टर यानी कि के आसिफ ने दिया। उससे थोड़े दिनों पहले मुग़ल आज़म आई थी और वो हिंदुस्तान की सबसे कामयाब फिल्म बन गई थी। और उसके बाद के आसिफ उससे भी बड़ी एक फ़िल्म बनाना चाहते थे, उससे भी बड़ी बजट की फ़िल्म, जिसका नाम उन्हीं ने रखा था लव एंड गॉड। उन्होंने इस फिल्म में गुरुदत्त को बतौर हीरो लिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उस ज़माने में। और गुरुदत्त की ये जो फिल्म है, 2-3 उनकी जो फिल्में हैं वो हमेशा हम सब के दिल के करीब रहेंगी। प्यासा ख़ास तौर से एक ऐसी फ़िल्म है जो बहुत मिसमराइजिंग फ़िल्म है, जो बहुत अलग तरह की फ़िल्म है। अजय की मदद से इसका जो शाहकार गाना है जो इस फिल्म को डिफ़ाइन करता है, और जो साहिल लुधियानवी की भी बेहतरीन नज़मों में जिसका शुमार किया जाता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो गाना अजय की मदद से हम उसे याद करें। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हंसती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो जला दो जला दो इसे,
फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वाह 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 वाह। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम इनके फैन नहीं, इनके एग्जॉस्ट फैन हैं। फैन तो मतलब सभी होते हैं, इनके एग्जॉस्ट फैन हैं। क्या ज़बरदस्त फनकार हैं और क्या इनकी फनकारी है। एक बेहतरीन गाने को बेहतरीन अंदाज में इन्होंने पेश किया। वक्त की कमी की बायस बहुत सारी बातें छोड़ते हुए हम गुरुदत्त की अगली फिल्म पे आते हैं, जो कि एक कल्ट क्लासिक का दर्जा रखती है। उस ज़माने में वो कमर्शियली इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन आज पूरी दुनिया में उसे पसंद किया जाता है। मतीन साहब उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। फिल्म है कागज़ के फूल, और टाइटल ही बता रहा है कि कागज़ के फूल का क्या है हिसाब किताब। तो गुरुदत्त ने ये अपनी ही ज़िंदगी पे एक फ़िल्म बना डाली कि डायरेक्टर की लाइफ क्या है, और कहना तो डायरेक्टर की लाइफ नहीं बल्कि पूरे समाज को बताना चाह रहे थे। और एक जो पुराना नोशन था कि फिल्म वर्ल्ड के लोग बहुत बुरे होते हैं, इसको भी उन्होंने उसमें एड्रेस किया। और एड्रेस करने के बाद वो स्टूडियो के लोग और जो उसमें प्रोड्यूसर हैं और दूसरे लोग हैं, उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ दोस्त होना, और दोस्त होने के साथ फिर जैसे ही वक्त ख़त्म होना या किसी का सवाल की निशानी सामने आए और दोस्त का अलग हो जाना, इन सब टॉपिक पे उन्होंने एक शानदार सी फिल्म बनाई। लेकिन फिल्म अपने टाइम से अहेड थी और बेहिसाब आर्टिस्टिक होने के वजह कर मासेस में वो पॉपुलर नहीं हुई। इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग गुरुदत्त साहब ने फिल्म फैटर्निटी के लिए बॉम्बे में रखा, और उसमें तमाम बड़े फिल्म मेकर्स और एक्टर आए। जब ये फिल्म ख़त्म हुई तो शम्मी कपूर वीके मूर्ति के पास गए और कहा कि वीके, ये फिल्म गुरुदत्त ने तुम्हारे लिए बनाई है। अब इस बात को सुन के वीके समझ नहीं सके कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे। फिर उन्होंने कहा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उन्होंने कहा, इसमें जो तुमने सिनेमेटोग्राफी और जो इमेज के थ्रू फीलिंग को एक्सप्लोर किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसके पहले इंडियन सिनेमा ने कभी भी इतनी गहराई से सिनेमेटोग्राफी के थ्रू किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया है। और हुआ भी यही कि ये फिल्म फेल हो गई, लेकिन इसके लिए वीके मूर्ति हमेशा हमेशा जाने गए, और उनका जो ये कंट्रीब्यूशन था वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुआ। बाद में उन्हें चल के बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। इसमें एक बड़ा ही शानदार सा सॉन्ग है जो है, देखी सबकी यारी बिछड़े सभी बारी बारी। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस गाने को सुनाएं प्लीज़। उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहाँ खिलते हो, बैठना उन गुलजारों में, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी
बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले इस दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। वाह वाह वाह, ये बहुत खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया। तो याद रखने की बात यह है कि इस फिल्म की नाकामी ने गुरुदत्त का दिल तोड़ दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि उनका एतमाद ख़त्म कर दिया। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, फिल्में बनाई लेकिन उनका डायरेक्शन दूसरों ने किया। इस फिल्म की नाकामी के बाद उनके पास 14वीं का चांद फिल्म की कहानी आई, और उन्होंने बहाना ये बनाया कि ये मुस्लिम सब्जेक्ट है, मैं इसे नहीं डायरेक्ट करना चाहूँगा। एम सादिक साहब ने उसे डायरेक्ट किया, गुरुदत्त ने उसके गाने ज़रूर डायरेक्ट किए। ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो गई और आज भी पसंद की जाती है। इस फिल्म से उनके पास फिर से काफ़ी बहुत सारे पैसे आ गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी नेक्स्ट क्लासिक फिल्म बनाई जिसका नाम है साहब बीबी और ग़ुलाम। ये फिल्म एक मशहूर बंगाली नावल पे बेस्ड थी, जिस पे पहले भी एक फिल्म बन चुकी थी, और इसकी वजह से ये सब्जेक्ट और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और इस फिल्म में एक क्रम्बलिंग, एक टूटता फूटता समाज दिखाया गया था। जो एरिस्टोक्रेसी थी उस ज़माने का, जो फ्यूडल कल्चर था, वो किस तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। और ये फिल्म जेंडर कॉन्फ्लिक्ट की भी एक बहुत बड़ी फिल्म है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि उस समाज के जो मर्द थे वो अपनी रंगीनियों में डूबे थे, और औरतें पूरी मेहनत करती थीं, इस बात की कोशिश करती थीं कि वो किसी तरह मर्दों को खुश कर सकें, उनके बराबर आ सकें, उनके लिए डिज़ायरेबल हो सकें, उनको खूबसूरत दिख सकें। इस फिल्म में बहुत से ऐसे पहलू हैं जो इससे पहले की फिल्मों में कभी नहीं पेश किए गए। हमारे साथ इस वक्त नीलम जी हैं। मैं चाहूँगा कि इस फिल्म का एक मशहूर गाना है जिससे हम उस दौर में वापस जाते हैं, बहुत खोया खोया सा, बहुत मिसमराइजिंग, बड़ा मिस्टीरियस सा माहौल है। आप देख रहे हैं ये जो मंज़र इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये गुरुदत्त क्या कहना चाह रहे हैं और ये गाना जो है क्या कहता है। जिया बुझा बुझा नैना थके थके पिया धीरे धीरे चले आओ चले आओ चले आओ कोई दूर से आवाज दे चले आओ
कोई दूर से आवाज दे, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार है। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार है। साजन इतना तो ना तड़पाओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। कोई दूर से आवाज दे, चले आओ। जी नीलम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने इस खूबसूरत गाने को पेश किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुदत्त के सिनेमा ने जो वर्ल्ड लिटरेचर की जो डेप्थ होती है, आलमोस्ट वो डेप्थ इस फिल्म के ज़रिए हमारे समाज को दिखाने की कोशिश की। इसका जो आर्ट डायरेक्शन है उसका कोई जवाब नहीं। आज के फिल्म मेकर्स सोच भी नहीं सकते हैं। इसके एक एक शॉट में जो हुस्न है, जो डिवास्टेशन है, जो वीरानी है और जितनी तरह के इमोशंस ये फिल्म कन्वे करती है, वो अपनी मिसाल आग है, अपनी मिसाल आप है। देखा जाए तो ये सिर्फ कहानी एक छोटी बहू और उनके शौहर की है। ज़मींदारों की एक शानदार हवेली में मर्द लोग अपनी मस्ती में डूबे हैं और औरतें अपनी हस्ती मिटा कर भी उन्हें खुश रखने की कोशिश में नाकाम हैं। और लगता है बस यही कहानी है, लेकिन नहीं, इसके अलावा बहुत गहरी बातें हैं। मीना कुमारी जब इस रोल को कर रही थी तो वो झुंझला जाती थी और उन्हें लगता था छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू का दर्द, शौहर की बेरुखी, छोटी बहू की महरूमी, अपनी जगह ना बना पाने की प्यास उसे रफ्ता रफ्ता तबाही की तरफ ले जाती है। और जो गुरुदत्त का किरदार है वो भोला का किरदार है, वो डाउन मार्केट किरदार है, वो मेहनत कश किरदार है, वो गरीब इंसान है और वो एक अपर क्लास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस फिल्म में दिखाया जाता है। कई लेयर्स हैं इस फिल्म में और ये फिल्म दरअसल ये कहना चाहती है कि हमारे समाज में वफादारी औरत होने की पहली शर्त है, लेकिन अगर औरत के दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हो जाए तो वो गुनाह है। यहाँ तक कि अगर वो सिर्फ अपने शौहर से भी मोहब्बत की ख्वाहिश करे तो समाज उसकी भी इजाज़त नहीं देता। भोला के चेहरे में छुपे हुए दुख, दर्द, उसकी आंखों में फैली उदासी, उसकी आवाज़ की नरमी गुरुदत्त को एक महान कलाकार बनाते हैं। और हमें मालूम होता है कि गुरुदत्त ने जिस तरह का काम किया, जिस तरह की अदाकारी की, जिस तरह की फिल्में बनाई, दूसरे बहुत से फनकार उसे छू नहीं सकते, उस लेवल तक शायद सोच भी नहीं सकते। हेमंत कुमार की अजीम मौसीकी ने गम की रूह को इस फिल्म में ज़बान में ढाल दिया था। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या औरत सिर्फ किसी की बीवी है या ख़ुद एक मुकम्मल वजूद रखती है। नीलम जी से एक बार फिर मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस फिल्म का जो मशहूर गाना है, जो एक तहज़ीब की मिटती हुई तस्वीर भी पेश करता है और हमें याद दिलाता है कि फ़न जब दिल के ज़ख्म से फूटता है तो वो समाज का सबसे सच्चा आईना बन जाता है। ओवर टू नीलम जी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। मोरे अंगना में जब पुरवैया चली, मोरे तारे की खुल गई केवाड़िया। मोरे अंगना में जब पुरवैया चली, मोरे तारे की खुल गई केवाड़िया। मुदैया द्वारे की खुल गई केवाड़िया। मैंने जाना कि आ गई सावरिया मोरे, मैंने जाना कि आ गई सावरिया मोरे। झट फूलन की सजिया पे जा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे। चट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। जी बहुत शुक्रिया नीलम जी। तो ख़वातीन व हज़रात, गुरुदत्त जिस तरह से अपनी फिल्मों में रोशनी और अंधेरे का इस्तेमाल करते थे कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये वाला जो ट्रीटमेंट था, किस्मत ने उनकी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र को भी यही ट्रीटमेंट दे दिया। बहुत शौक़, बहुत मोहब्बत से उन्होंने एक शानदार बंगला, बल्कि कहना चाहिए एक महल सपनों का बनाया था, और ख़ुद गीता दत्त की ज़िद की वजह से उसको गिरा दिया गया। वजह ये थी कि उस बंगले के सामने एक पीपल का पेड़ था जिस पर गीता जी के ख़्याल में किसी भूत का साया था जो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर रहा था, और कहा गया कि ये बंगला गिराया जाए। बिल्कुल ब्रांड न्यू बंगला बनाया गया था। जब वो बंगला गिराया गया तो ये सबके लिए चौंका देने वाली बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात वो थी जो गुरुदत्त ने अपने एक दोस्त से कही। बंगला गिराए जाने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हो गया, वो बंगला गिर गया, वो बस एक मकान था जो कभी घर नहीं बन सका। आप समझ सकते हैं इस जुमले में एक इंसान का दर्द किस हद तक छुप के सामने आता है। लेकिन सच ये है कि बंगले के टूटने से वो भी टूट चुके थे, लेकिन क्रिएटिव इंसान थे, अपने अंदर की टूट फूट को कहानियाँ गढ़ गढ़ के जोड़ते रहे। बहुत कुछ टूट रहा था, बहुत कुछ बन रहा था, बीसियों कहानियाँ उनके अंदर फिल्म का रूप लेने के लिए मचल रही थी। उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ नहीं चल पा रहा था। एक रात, बल्कि ज़िंदगी की आखिरी रात, उन्होंने अपनी बीवी को फ़ोन किया और कहा बच्चों को भेज दो। उस ज़माने में मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे थे। बीवी ने कहा एक दिन पहले ही तो मिल के गए हैं। ये बात शायद उनको बुरी लगी। फिर ओपी नैयर को फ़ोन किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। राज कपूर को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठा लिया और कल की मुलाकात तय हुई कि आसिफ से भी अगले दिन ही मिलना था। उस रात वो अबरार अलवी के साथ एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। कहने लगे मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। अबरार अलवी को ये नहीं मालूम था कि जब वो कह रहे हैं सोना चाहता हूँ तो इसका क्या मतलब था। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद करके सोने चले गए। दूसरे दिन दरवाज़ा नहीं खुला तो गीता दत्त की इजाज़त लेके दरवाज़ा तोड़ा गया
अबरार अलवी ने इस मौके पे जो लिखा आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा, जब उसकी लाश देखी गई तो सब हैरान रह गए, किसी ने इतनी हसीन लाश कभी नहीं देखी थी। वो पलंग पर सीधा लेटा था, 39 साल का इंसान, चेहरा ज़रा दाएं जानिब झुका हुआ, आंखें बंद, चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट। मगर सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि जिस तरह से वो सोचते हुए अपनी उंगली ठुड्डी के ऊपर रखता था, ठोड़ी के ऊपर रखता था, बिल्कुल उसी अंदाज से वो मौत की नींद में भी सोया हुआ था। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे अभी आँख खोलकर बातें करनी शुरू कर देगा। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि गुरुदत्त वाकई मर चुका है। वो आदमी जो सारी ज़िंदगी सोचता रहा, मौत की नींद में भी सोचता हुआ नज़र आया। और यूँ लगा, अब यहाँ पे देखिए वो अपनी फिल्मों की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यूँ लगा जैसे फिल्म का एक फ्रेम फ्रीज हो गया हो, रोशनी, साया, खामोशी सब उसके साथ रुक गए। एक पोर्शन उस ज़माने में लोगों ने फरमाइश करके वहीदा रहमान से कहा कि लिखें। उन्होंने लिखा गुरुजी और आई। उसका एक पोर्शन मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। वहीदा रहमान ने लिखा कि वो मेरे गुरुजी थे। वो हर वक्त कोई ना कोई ख्वाब देखते थे, हर वक्त किसी जुस्तजू में जलते हुए फनकार थे और एक ना समझ में आने वाले इंसान थे। मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगी कि वो मेरे गुरुजी थे। और आगे वो लिखती हैं कि गुरुजी की ज़ात एक मुअम्मा थी। ही वॉज फुल ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, मगर दिल के अंदर एक अनजानी बेचैनी उनका पीछा करती रहती थी। वो ज़िंदगी की दिलकशी को, ज़िंदगी के हुस्न को भी गहराई से देखते थे और मौत के सुकून को भी किसी न किसी तरह पूछते हुए महसूस करते थे। कई बार सोचती हूँ कि शायद वो मौत में उस कमाल को ढूंढ रहे थे जो ज़िंदगी में उनके हाथ नहीं आ सका था। और ये सवाल उन्होंने लिखा, ये सवाल मेरे दिल में हमेशा गूंजता है कि उनकी इस दुनिया से रवानगी या रुखसती हादसा थी, तकदीर का फ़ैसला थी या खुद उनकी चाहत। मैं जवाब नहीं ढूंढ पाई, मगर अक्सर लगता है कि वो शायद रुकना ही नहीं चाहते थे। तो गुरुदत्त की ज़िंदगी का ये जो मोड़ है, मैं नवीन आनंद से एक बार दरख्वास्त करना चाहूँगा कि गुरुदत्त की ज़िंदगी का ये जो पैराडॉक्स है, ये जो मोड़ है, जिस तरह से वो अचानक दुनिया को छोड़ के चले गए, खुद उन्हीं के गाने से अगर आप उसको बयान करना चाहें तो वो कौन सा गाना होगा? ओवर टू नवीन आनंद। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली।
दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो सभी फनकारों के साथ साथ हम हाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इस प्रोग्राम को इतने सब्र और सुकून के साथ सुना। मैं एक एक करके सबको फिर से यहाँ पे दावत देना चाहूँगा। मोहतरमा नीलम कोहली साहिबा, जनाब अजय मनकोटिया साहब, दिव्या ओहरी, नवीन आनंद, डॉक्टर मतीन, हमारे साथी, आइए भाई आप भी आइए, जी जी जी, उस्मानी साहब, वामिक, अगम कहाँ हैं? वो वहीं रहेंगे जी, वहीं से हम उनकी तारीफ़ कर देते हैं। और अब मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा प्रोफेसर शरीफ साहब को, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। और 2-3 बच्चों ने हमारा बड़ा साथ दिया है, रेशमा, हिबा, नबीला, अब्र, सभी का बहुत शुक्रिया जी। और हमें अगम सिंह, नबीला, हिबा, अब्र, सादिया और हमारे साथ हैदर साहब और दिलीप कुमार। दिलीप कुमार पे याद आया कि गुरुदत्त चाहते थे कि गुरुदत्त दिलीप कुमार प्यासा में रोल करें, वो वहाँ नहीं कर पाए लेकिन यहाँ आ गए जी। तो बहुत नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी आप सब की कि आपने इस प्रोग्राम में इतनी मेहनत के साथ कंट्रीब्यूट किया हमारे आर्टिस्टों के लिए ये मोमेंटो। Good evening, everyone. This was a wonderful program. Thank you so much for organizing this very lovely program. I know that I had some other engagements. I came back specially for this, and I absolutely loved it. Thank you. इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए हम सब लोग दानिश साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार दानिश साहब के लिए तालियां बजा दीजिए आप ज़रा ज़ोर से, और हमारे आर्टिस्ट के लिए भी।